गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ, जिसमें हमने प्राचीन भारत स्टार्ट किया हुआ है। प्राचीन भारत को पढ़ाते हुए हमने वैदिक काल पढ़ाया आपको। वैदिक काल का कल हमने अपने वीडियो में उसका अंत देखा, कैसे कैसे वैदिक काल की अंतिम रचनाएं रही होंगी। अंतिम रचनाओं में हमने उपनिषद के बारे में पढ़ा, वेदांतों के बारे में पढ़ा और वेदांग पढ़े, क्या क्या इनमें अंतर होगा और किसे क्या बोला जाएगा। ये सारी बातें हमने कल के लेक्चर में देख चुके थे। इसके बाद आज के लेक्चर में जो हमें चर्चा करनी है वो महाजनपद के बारे में होगी। कल के वीडियो के अंत में हमने आपको बताया कि कितने महाजनपद रहे थे और कैसे कैसे महाजनपदों की हमने रचना एक मैप के जरिए से आपको बताई होगी। आज महाजनपद को स्टार्ट करते हुए वीडियो में बिना देरी किए हुए आज महाजनपद के बारे में सीखेंगे। एक ऐसा वीडियो जो शायद आपको आज का वीडियो देखने के बाद लगेगा कि आगे का इतिहास बहुत ही मजेदार होने वाला है और सर शायद इसे और ज्यादा डिटेल में बताते जाएंगे। जैसे कि चर्चा करें सबसे पहले अगर महाजनपद की, तो कल हमने क्या बताया था, 1 मिनट का रिकैप लेते हैं। हमने आपसे कहा था महाजनपद जिसकी संख्या हमने कल आपको बताई थी महाजनपद में कि महाजनपद की कुल संख्या आपकी 16 है, 16 है, जिसमें हमने आपको बताया होगा भारत में इस तरीके से हमने 12 आपको एक साथ बताए होंगे, 12 महाजनपद, जिसपे हमने आपसे कहा दिल्ली की बात होगी, दिल्ली के साथ पंजाब देखा हमने, पंजाब के बाद हरियाणा के बाद आपका यूपी देखा। इन चारों के बॉर्डर पर लगभग आपको 12 महाजनपद देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके बाद 2 महाजनपद और बताए हमने, 12 के बाद एक बताया हमने आपको राजस्थान में जिसका नाम बताया आपको मत्स्य बताया, ये बता दिया हमने आपको राजस्थान में। और दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है जिसके बारे में आपको पढ़ना है। आपसे पूछा जा सकता है दक्षिण भारत का कौन सा महाजनपद है, तो उसका नाम बताएंगे आप अश्मक। तो 12 महाजनपद आपने यहां पढ़े, एक राजस्थान का पढ़ लिया और एक दक्षिण भारत का अश्मक पढ़ लिया। 12 और एक 13 और एक 14 और 2 महाजनपद जो आपके बचते हैं वो मैंने आपको बताया था उत्तर पश्चिम में आपका जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान पड़ता है, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर पाकिस्तान में आपका कंबोज पड़ेगा, कंबोज, और अगर अफगानिस्तान की बात करी जाए तो अफगानिस्तान में गांधार पड़ेगा। दोनों ही बहुत इंपोर्टेंट है आपके, जिसपे आज इनके बारे में हम इतिहास को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने क्या याद करा, महाजनपदों की संख्या 16 होगी। 16 महाजनपद में 12 महाजनपद हमने पढ़े कहाँ कहाँ होंगे, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश की सीमाओं से सटे हुए आपको मिल जाएंगे। इसके बाद एक राजस्थान में बताया हमने आपको, जिसका नाम बताया आपको मत्स्य महाजनपद, और एक आपको दक्षिण भारत का एक इकलौता बता दिया जिसका नाम है आपका अश्मक। ठीक, अब हमने कल आपके वीडियो में बताया था, कल अपने वीडियो में बताया था इनकी जानकारी हमें कहां से मिलती है कि ये 16 महाजनपद रहे होंगे, जिसमें हमने आपसे बोला था बौद्ध धर्म की एक पवित्र पुस्तक के बारे में बोला होगा हमने आपको। बौद्ध धर्म की पुस्तक कौन सी बताई थी आपको, अंगुत्तर निकाय। शायद जिन्होंने कल का मेरा लेक्चर देखा उन्होंने एकदम तुरंत याद हो गया होगा कि सर ने बौद्ध धर्म की एक पुस्तक बताई थी अंगुत्तर निकाय, जिसपे ये बताया गया है कि 16 महाजनपद थे। इसके साथ साथ एक जैन धर्म की पुस्तक भी हमने आपको कल ही बता दी थी, जिसका नाम बता दिया था आपको हमने भगवती सूत्र। भगवती सूत्र के अनुसार भी 16 महाजनपद हैं। ठीक, ये हमने आपको बता दिया होगा। आज इन 16 महाजनपद में से उस महाजनपद के बारे में चर्चा करेंगे जो आज हमारा जो है आगे की ओर इतिहास एक लंबी कड़ी बनाता हुआ चलेगा, जिसके बारे में हम आज जानकारी लेना स्टार्ट करेंगे। जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट आपका हो जाता है इन 16 के 16 महाजनपदों में, उसका नाम होगा मगध। मगध महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे हम। मगध के पास के हम 5-6 महाजनपद और बताएंगे आपको, जो आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाते हैं। तो आप बोर्ड पर देखेंगे, इस बात को ध्यान से समझेंगे। देखिए सबसे पहले मगध की हमने खासियत क्यों बताई आपको। देखिए मगध की खासियत की अगर बात करें, मगध जो बिहार में पड़ने वाला एक महाजनपद होगा आपका, मगध की बात हो रही है। सबसे बड़ी खासियत क्या है, ये लगभग 5 पहाड़ियों से घिरा महाजनपद है। 5 पहाड़ियों से घिरा महाजनपद हो गया मगध महाजनपद। इन पहाड़ियों के कारण ही कोई भी दुश्मन या कोई भी आसपास का महाजनपद इस महाजनपद पर कोई भी आक्रमण नहीं कर सकता। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आपको तैयार हो गया, कौन सा महाजनपद पहाड़ियों से घिरा हुआ है, मगध महाजनपद घिरा हुआ है, जिसमें कितनी पहाड़ियां हैं, 5 पहाड़ियां हैं आपकी। इन 5 पहाड़ियों के बारे में और आगे बात करते हैं।
जब हमने ये बात करी मगध महाजनपद 5 पहाड़ियों से घिरा है, तो इससे हमें एक आइडिया लगा कि सबसे ज्यादा जब पहाड़ी यहाँ पे पाई जाती है, 5 पहाड़ियां बताई मैंने आपको, तो पहाड़ियों से हमें दूसरा आइडिया ये लगता है कि यहाँ पर जंगल खूब पाए जाते होंगे, वन। और इस जंगल के कारण यहाँ की जो डायनेस्टी रही होगी महाजनपद की, उन्हें दो चीजें बहुत अधिक मात्रा में मिली, एक तो लकड़ी मिली होगी और लकड़ी के साथ साथ एक मिला हाथी इन जंगलों से। तो मगध के जिस राजा के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, तो वहां से हमें ये मालूम पड़ता है कि जब उसे लकड़ी बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में प्राप्त होती होगी, तो वो उस लकड़ी से जो है रथ वगैरह बनाया करता होगा, जो सेना के काम में आया करता होगा। और जब वो युद्ध करने वगैरह जाया करते होंगे, तो उन रथों पर बहुत सारा सामान लाद कर जो ले जाया करते होंगे। अगर घोड़ों के जरिए से अगर सामान लेके जाया जाएगा, तो इतना सामान नहीं जा पाएगा जितना रथों से जाता होगा। तो इन जंगल की हमने दो खासियत पढ़ी, एक तो लकड़ी पढ़ी, एक हाथी पढ़ी। और हाथी से इन्हें क्या फायदा होता होगा? हाथी को जो अपनी सेना में भर्ती करते होंगे, और सेना में भर्ती करने के बाद वो हाथी युद्ध में काम में आते होंगे। तो आप ध्यान रखेंगे, लकड़ी से सर ने बताया रथ और हाथी से बताया आपने युद्ध, तो दो काम और आसान हो गए। 5 पहाड़ियां बताई, 5 पहाड़ियों से ये आसान हो गया कि कोई भी दुश्मन सही से आक्रमण नहीं कर सकता इस पर। दूसरा रीजन बताया, जंगल बहुत ज्यादा होगा 5 पहाड़ियों के कारण, तो वहां से लकड़ी और आपको हाथी प्राप्त हो गए होंगे। तो दो कारण आपको पता चल गए होंगे। इसके बाद तीसरे की अगर चर्चा करें हम यहां पर तो तीसरे की चर्चा करेंगे हम। इन जंगलों से, इन जमीन से, इस भूमि से दो चीजें बहुत प्राप्त हुई हैं, लोहा और तांबा। लोहा और तांबा जब प्राप्त हुआ होगा, तो इससे हमें पता चला ये उससे खूब सारे हथियार बनाते होंगे, और हथियारों के साथ साथ औजार बनाते होंगे। जब हथियार और औजार खूब सारे होंगे इनकी सेना के पास, तो जो पास वाला कोई भी दुश्मन जिन पे आक्रमण करने की सोचता होगा, तो वो अपने आप आक्रमण से दूर भाग जाता होगा, क्योंकि इन्हें पता है कि ये सारी चीजें जो इनके पास है वो उन लोगों के पास अवेलेबल नहीं होंगी। ये बात आपके क्लियर हो गई होंगी। तो लोहा और तांबे के बारे में आपको पता चल गया, जंगल के बारे में मालूम पड़ गया, पहाड़ी के बारे में पता चल गया। इसके साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए तो एक कारण और आप याद कर लेंगे, यहीं पर चौथी चीज जो सबसे विशाल इसे बनाती है, मगध को सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट बनाती है, वो थी इसके पास बहने वाली नदी, जिसका नाम था गंगा। ये गंगा नदी के पास था, और गंगा नदी के पास रहा होगा तो यहाँ पर सिंचाई बहुत अच्छी हुआ करती होगी, और सिंचाई अच्छी होगी तो ये कृषि बहुत अच्छी करते होंगे, और कृषि बहुत अच्छी करते होंगे तो लोग बाग व्यापार बहुत अच्छा करते होंगे, और व्यापार बहुत अच्छा करते होंगे तो सेना बहुत अच्छी रही होगी, और सेना अच्छी रही होगी तो व्यापार के साथ साथ राजा के पास टैक्स बहुत अच्छा इकट्ठा होता होगा, जिससे वो बहुत अधिक से अधिक सेना रख सकता होगा। और ज्यादा सेना से क्या होगा, उनकी जो है ये मगध डायनेस्टी जो रही होगी वो बहुत ज्यादा प्रभावशील बन गई होगी। तो गंगा से आप याद रखेंगे, सर ने नदी बताई है गंगा, तो मगध के पास, बिहार के पास बहने वाली नदी को आपको याद हो गई, गंगा नदी बताई सर ने। उसके साथ साथ सर ने बताया सिंचाई बहुत अच्छी रही होगी गंगा के कारण, और सिंचाई अच्छी होगी तो कृषि अच्छी रही होगी, और कृषि अच्छी रही होगी तो व्यापार अच्छा हुआ होगा, और व्यापार अच्छा हुआ होगा तो धन अच्छा होगा इनके पास, और धन अच्छा होगा तो कर राजा को ज्यादा मिला होगा, टैक्स ज्यादा मिला होगा, और टैक्स ज्यादा होगा तो सेना अच्छी होगी। देखिए आपको ये सारी बातें याद हो गई, याद हो गई नहीं? सारी बात आपको याद हो गई होंगी। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब आगे जो हम पढ़ने वाले हैं क्या पढ़ेंगे, देखिए ध्यान से समझिए, ये बात आपके क्लियर हो गई। अगर हम एक तरफ से चले स्टार्ट करें, तो मगध के पास के हम आपको जो है महाजनपद बताते हैं, और इनके बारे में थोड़ी खासियत बताएंगे जो आपको सारी याद हो जाएंगी। ध्यान से सुननी है आपको। सबसे पहले अगर एक तरफ से बात करें हम, तो मगध के अगर राइट हैंड में बात करें तो बज्जी पड़ेगा आपका। इसी के नीचे अगर बात करेंगे तो अंग हो जाएगा। इधर आप अगर राइट में आ जाते हैं तो कौशल हो जाएगा। इसके अगर नीचे आएंगे, कौशल के अगर नीचे अगर बात करेंगे तो कौशल के नीचे काशी हो जाएगा, वत्स हो जाएगा, काशी। ये सर्किल में कर दे रहा हूं जिससे कि आपको याद होते चले आए। 2 बता दिए मैंने, 2 इधर 2 इधर 4। इसके बाद बात करें तो यहां पर आपका वत्स आ जाएगा, तो टोटल आपको मैंने 6 लिख दिए अब तक। और लास्ट में अगर बात करें हम नीचे आ जाते हैं तो नीचे आपका अवंती मिल जाएगा आपको।
अवंती यहाँ होता है नीचे, बट यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसके कारण अवंती मैंने आपको ऊपर लिख दिया। अब देखिए कहानी समझेंगे बहुत ध्यान से और आपको पूरा याद हो जाएगा आसानी से। मैंने आपको बता दिया यो जिस राजा के पास ये सारी चीजें केवल यहां पर बैठने से अवेलेबल हो गई, जो प्रकृति ने उसे प्रदान करी, प्रकृति ने उसे जंगल दिए, पहाड़ दिए, नदी मिली, लोहा तांबा प्राप्त हुआ यहां से, तो राजा तो अपने आप खुशहाल रहा होगा वहां का। तो यहाँ का मगध का अगर संस्थापक की बात करेंगे, मगध के संस्थापक की, तो उसका नाम था बिंबिसार। क्या नाम था? बिंबिसार, याद कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर मगध डायनेस्टी की बात होगी और इसका संस्थापक की बात होगी तो आप तुरंत बता देंगे बिंबिसार होगा। अब बिंबिसार को ये दिखाई दे रहा है मेरे पास इतनी विशाल सेना है, इतना बढ़िया मेरा साम्राज्य चल रहा है, फिर भी उसे इस बात का तो अलर्ट रहना पड़ेगा कि उसके पास जो 6 डायनेस्टी बनाई हमने, महाजनपद बनाए, तो शायद ये परेशान करें इन्हें। तो आप इसके बारे में समझेंगे इसने किस तरीके से व्यवहारिक बनाया होगा अपना व्यवहार और कैसे कैसे नीतियां इसने चलाई होंगी। देखिए इतिहास क्या कहता है, बिंबिसार इतना समझदार था, इतना होशियार राजा था, इसने सबसे पहले क्या करे, वैवाहिक संबंध बनाए। इसने अपने आस पड़ोस वाले राजाओं से वैवाहिक संबंध बनाए, और वैवाहिक संबंध बनाने का मतलब यह बिना युद्ध के जो है आपने किसी को कैद कर लिया, अपने में पकड़ कर ली कि वो आप पे आक्रमण नहीं कर सकता। तो सबसे पहले आपको जो याद करना है, नंबर फर्स्ट पे आपको बज्जी याद करना है। बज्जी के जो राजा रहे होंगे उनकी जो बेटी रही होगी, इसका मतलब राजकुमारी, उस राजकुमारी का नाम था चेलांगना। तो चेलांगना से उस राजकुमारी से शादी कर लेते हैं ये कौन, बिंबिसार। तो वैवाहिक संबंध में पहले मैंने बज्जी पे आपको बता दे रहा हूं चेलांगना। आपको ये बात याद हो गई होगी। देखिए हमने क्या याद करा, एक बार फिर से सुनेंगे। हमने आपसे कहा मगध महाजनपद को क्या बताया, इसके बारे में समझिए एक बार फिर से, पूरी कहानी आपको याद हो जाएगी। सबसे पहले हमने आपको मगध पढ़ाया। मगध में हमने बताया ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जिसकी वजह से इस पर कोई भी भारी आक्रमण नहीं हो सकता था। ठीक, 5 पहाड़ियां बताई। जब पहाड़ियां रही होंगी तो जंगल बहुत अच्छे रहे होंगे, और जंगल से इन्हें 2 चीज प्राप्त होती है, लकड़ी और हाथी। लकड़ी से ये युद्ध के लिए रथ बनाया करते होंगे, और हाथियों को ये तैयार करते होंगे युद्ध के लिए। 2 चीजें बहुत अच्छी हो गई। इसके बाद हमने बताया इन्हीं जंगलों से इन्हें जो है जमीन से लोहा और तांबा बहुत बहुमूल्य मिला करता था, जिससे ये हथियार और औजार बनाया करते होंगे। चौथी चीज आपको इंपोर्टेंट बताई कि इसी मगध डायनेस्टी के पास नदी बहा करती थी, गंगा नदी। मगध जो था आपके बिहार के पास है, और वहां पर गंगा नदी बहा करती थी, और गंगा बहा करती होगी तो इसका मतलब सिंचाई बहुत अच्छी हुआ करती होगी। सिंचाई अच्छी होगी तो कृषि बहुत अच्छी होगी, कृषि अच्छी होगी तो व्यापार बहुत अच्छा होगा, व्यापार अच्छा होगा तो राजा को टैक्स बहुत अच्छा मिलेगा, और टैक्स अच्छा होगा तो राजा सेना बहुत अच्छी भर्ती कर पाएगा। ठीक, मगध के बारे में हमने आपसे चर्चा करी कि मगध डायनेस्टी में कौन था राजा, बिंबिसार था। बिंबिसार ने ये सोचा प्रकृति ने जब ये सारी चीजें मुझे बहुत अच्छी मात्रा में प्रदान करी हैं, तो शायद मुझे और भी अपने आसपास के महाजनपदों से अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि इस सारी चीज को प्राप्त करने के लिए कोई भी उस पर आक्रमण कर सकता है, बट 5 पहाड़ियां उसकी रक्षा कर रही हैं, ये मैं आपको बता चुका। बिंबिसार ने क्या करा, बिंबिसार ने सबसे पहले इन जो मैंने नाम बताया आपको, कौशल, काशी, बज, अवंती, अंग और बज्जी, ये 6 आपको महाजनपद बताए जो मगध के बिल्कुल चारों ओर घिरे रहे। इसमें क्या खास बात बताई, मैंने कहा इसने वैवाहिक संबंध बनाना स्टार्ट करे, और सबसे पहले वैवाहिक संबंध किसके साथ बनाया, बज्जी की राजकुमारी चेलांगना के साथ वैवाहिक संबंध बना लिया। ये बात आपको याद हो गई होगी। इस कारण मगध जो है बज्जी से तो बिल्कुल जो है फ्री हो गया, बज्जी से फ्री हो गया। बिंबिसार को कोई डर नहीं रहा कि बज्जी उस पर कभी भी भविष्य में आक्रमण करेगा। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद ध्यान से समझेंगे, दूसरे नंबर पे अगर चर्चा करें हम, दूसरे नंबर पे इसने क्या करा, कौशल में एक राजा थे, उनका नाम था प्रसेनजीत। कौशल के राजा थे प्रसेनजीत, मैं आपको नाम लिख दे रहा हूं बोर्ड पर। प्रसेनजीत की बहन थी, उसका नाम था महाकौशला। महाकौशला जो थी प्रसेनजीत की बहन थी। अब इससे वैवाहिक संबंध बनाएंगे, प्रसेनजीत को प्रस्ताव भेजेंगे उसकी बहन से शादी के लिए, और प्रसेनजीत सोचेंगे एक राजा, इतना बड़े डायनेस्टी का राजा मेरी बहन से शादी करना चाहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरी बहन भी खुश रहेगी, और राजा तो कई कई शादियां करते ही हैं। इस तरीके से
कौशल नरेश प्रसेनजीत जो है अपनी बहन महाकौशला की शादी मगध के संस्थापक राजा से बिंबिसार से कर देंगे। ये उसकी दूसरी शादी की नहीं जाएगी, ध्यान रखेंगे। अब जब इससे शादी हो जाएगी महाकौशला से, तो ये प्रसेनजीत जो राजा बैठे हुए हैं इन्हीं के अंडर में आया करता था काशी, तो ये काशी को दहेज में दे देंगे। तो काशी आपको ध्यान रखना, आपसे ये पूछा जा सकता है कौन सा महाजनपद दहेज के रूप में दिया गया है, तो काशी दिया गया है। ये काशी 2 बार दिया जाएगा। पहली बार किसे दिया गया? बिंबिसार को। दूसरी बार आगे इतिहास में हम आपको वो भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक, याद रखना 2 बार। काशी भी अब इसके पास हो गए। अब कितने से अलर्ट हो गए, बच गए भाई? कौशल हो गया, काशी हो गया, बज्जी से बिल्कुल जो है फ्री हो गए, इन तीनों से फ्री हो जाते हैं। अब जो डर बना हुआ है अवंती है। अवंती के पास भी ये सभी चीजें पाई जाती थी, बट पहाड़ियां नहीं थी इसके पास। अब पहाड़ियां नहीं थी तो जंगल भी नहीं थी कोई खास, बट जंगल थे इसके पास। तो अवंती भी जो है खुशहाल था, बट इतना खुशहाल नहीं था जितना मगध था। ये सारी बात मैंने आपको बता दी। बात क्या आती है, अवंती के राजा हैं, अवंती के राजा को पांडुरंग रोग हो जाएगा। पांडुरंग मतलब पीलिया रोग हो जाएगा। और यहाँ के राजा का नाम है चंद्रप्रद्योत। कौन है राजा? तो अवंती के राजा को लिख दे रहा हूं मैं आपको, चंद्रप्रद्योत, चंद्रप्रद्योत। और इन्हें रोग हो जाएगा पांडुरंग। कौन सा रोग हो जाएगा? पांडुरंग। और पांडुरंग मतलब पीलिया रोग हो जाएगा। चलिए, ये ना सभी राजवैद्य वगैरह इनके पास जितने होंगे, इधर आसपास के महाजनपदों से भी जो रहे होंगे, उन्हें सबसे इलाज करवाएंगे, बट ये सही नहीं होगा। ये अपनी अंतिम घड़ी गिन रहा होगा, इसे पता होगा कुछ समय बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। अब ये जो है बिंबिसार फिर चालाकी खेलेगा, और बिंबिसार अपने राजवैद्य जीवक को, राजवैद्य का नाम याद कर लेंगे। राजवैद्य कौन है इसका? बिंबिसार का जीवक। और जीवक को जो है इस पांडुरंग रोग वाले राजा चंद्रप्रद्योत के पास भेज देगा, और वो इससे जाके कहेगा जीवक कि मुझे मेरे राजा ने भेजा है और मुझसे कहा है कि मैं आपको ठीक करूं, और मैं चाहता हूं कि आपका इलाज करूं। तो चंद्रप्रद्योत सोचता है मैं तो वैसे भी कुछ दिन का मेहमान हूं, मैंने तो इतना सारा इलाज कर रखा है, जीना तो मुझे वैसे भी नहीं है, बचना तो नहीं है, कि ठीक है साहब आप मेरा इलाज कर दीजिए। तो वो इलाज करता है, वो धीरे धीरे दवाइयां देना स्टार्ट करता है, जो भी इनके पास जड़ी बूटी रही होंगी, और 15 दिन में बिल्कुल इन्हें जो है ठीक कर देगा। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि चंद्रप्रद्योत को कौन सा रोग हुआ था? पांडुरंग, पीलिया। इसे कितने सही करा? जीवक ने। जीवक किसका राजवैद्य है? बिंबिसार का। देखिए कितनी सारी बातें याद होगी। ये सारी कहानी आपको ऐसा लग रहा है कि कहानी चल रही है आपकी निगाहों के सामने, आंखों के सामने, ठीक। तो ये जब सही हो जाएगा, तो अवंती का जब राजा को किसी ने सही करा है, तो अवंती क्यों किसी पर अटैक करेगा? तो अवंती तो कभी अटैक नहीं करेगा। और अवंती जब किसी पर अटैक नहीं करेगा, तो इसका मतलब है ये एक बार फिर से मगध यहां से भी फ्री हो गया। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो आपको मैंने बता दिया, बज्जी के बारे में समझा दिया, कौशल, काशी और अवंती 4 के बारे में पता चल गया, और 5वां अंग बचा। अंग पर ये आक्रमण करके जीत लेगा। अंग पर आक्रमण करेंगे कौन? मगध नरेश बिंबिसार आक्रमण करेंगे, तो इन 5 से वो जीत जाएगा। छठे में कोई बस में कोई खास बात नहीं थी, छोटा सा महाजनपद था, ना लकड़ी थी ना कोई सेना थी, कोई खास बात नहीं थी इस पर, ना तो इससे आक्रमण का डर था और ना इस पर आक्रमण उसे करना था। ये बात आपको बिंबिसार की क्लियर हो गई होगी। बिंबिसार आई थिंक पूरा समझ में आ गया होगा सर ने क्या क्या समझाया, ठीक। आगे बात करें, बिंबिसार का अगर आपसे वंश पूछ लिया जाए तो आप तुरंत बता देंगे कि सर ने बताया था बिंबिसार कौन से वंश का था? हर्यक वंश का था। यह आपका सबसे पहला वंश चला अब आपका यहाँ पर जो राजाओं में स्टार्ट महाजनपद में करा मैंने, हर्यक वंश, ठीक। ये बात भी क्लियर हो गई, हर्यक वंश रहा होगा, नदियां क्लियर हो गई, सारी बात क्लियर हो गई। आगे की बात करें अगर, तो बात ये करेंगे, इसी तरीके से इतिहास हमें ये बताता है कि इसने अपने आसपास के महाजनपदों से संबंध बनाने के कारण कि लगभग 500 शादियां करी थी इसने। बिंबिसार ने कितनी शादियां करी? 500 शादियां करी। ये बात आपको याद हो जानी चाहिए, ठीक। 500 से प्लस भी हो सकती है, कम भी, लगभग किताबें 500 बताती हैं। ये बात आपको याद हो गई होगी। शादी कितनी करी? 500, यानी कितना समझदार राजा रहा होगा। और एक बात चलते चलते आपको बहुत इंपोर्टेंट बात बता के जा रहा हूं, आप देखें जितने भी इसने 500 शादियां करी होंगी या इतने बड़े बड़े डिसीजन लिए होंगे, तो इसमें अकेले इसकी बुद्धि नहीं चलती होगी। तो इसके 2 सलाहकार हैं, आपसे नाम पूछे जा सकते हैं, दोनों सलाहकार के नाम याद कर लेंगे। नंबर 1 सुनिधि इसका सलाहकार रहा है, और नंबर 2 दीर्घचारण इसका सलाहकार रहा है। तो सलाहकार की अगर बात हो जाए, तो सलाहकार में मैं आपको बॉक्स बना के यहां पर लिख दे रहा हूं,
एक का नाम था सुनिधि और दूसरे का नाम बताया आपको मैंने दीर्घ चारण। दीर्घ चारण, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आज की वीडियो में केवल इतना ही पढ़ाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें और अपने साथ वालों को जरूर बताएं कि सर आपको जो है पढ़ाना जो स्टार्ट कर रहे हैं वो शायद इतने अच्छे से पढ़ाते हुए समझाते हुए जा रहे हैं कि हमें इतिहास याद होता जा रहा है। ठीक, मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।